पारसनाथ का मुद्दा अभी बहुत ही न्यूज में बना हुआ है। आखिरकार विभिन्न समुदायों द्वारा कौन से दावे किए जा रहे हैं जिनके कारण पारसनाथ संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ है, उन्हें हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि जिसे हम लोग पारसनाथ या मारंग बुरु या समेत शिखर जी के नाम से जानते हैं, इसका नाम पड़ा कैसे पारसनाथ। इसके पीछे दो कहानियाँ हैं। पहला एक लोकोक्तियाँ हैं वहाँ की। इसमें कहा जाता है कि पारसनाथ में एक पारस पत्थर था जो किसी भी लोहे से स्पर्श करने पर वह सोने में तब्दील हो जाता था, और समय के साथ वह पारस पत्थर वहीं पारस पहाड़ी में कहीं खो गया और उसी के कारण उसका नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ा। दूसरा जो कारण है जैन पक्ष के तरफ से है, जो ऐतिहासिक भी है, जिसमें 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के जो पारसनाथ थे, उन्होंने यहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी में ही आके मोक्ष की प्राप्ति की थी। मोक्ष की प्राप्ति या निर्माण की, या कहिए यहीं पर इन्होंने मृत्युशैया पर जो है अपने प्राण बिखेरे थे। तो इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी नामांकन किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि यह मुद्दा है क्या, किनके कौन से तर्क हैं, पक्ष हैं, और एक फाइनल निर्णय के अंत में आने का प्रयास करेंगे कि आज तक आखिरकार पारसनाथ चर्चा में क्यों नहीं रहा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। इनके तीन पक्षों को हम लोग डिटेल से देखेंगे, एक सरकार पक्ष, एक जैन पक्ष, एक संथाल पक्ष। अब शुरुआत हम लोग जैन पक्ष से शुरू करेंगे। इनका यह तर्क है कि लगभग 3000 साल का इतिहास जो है जैन धर्म का इसी पर्वत से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः हुआ क्या था, जब जैन धर्म का शुरुआत हुआ तो उसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी में आके निर्वाण प्राप्ति की। निर्माण का हम लोगों ने अर्थ अभी समझा कि मोक्ष प्राप्ति करना। हिंदू धर्म में भी मोक्ष की धारणा है, तो उसी तरह यहाँ पर भी मोक्ष की धारणा थी। और इसमें से जब 20 तीर्थंकरों ने वहीं पर आके निर्माण प्राप्त किया तो सोचिए कि कितना वह स्थल पवित्र हो गया होगा, उनके लिए कितनी श्रद्धा वाली विषय होगी। 3000 वर्षों का इतिहास उसमें लिखा हुआ है, एक तरह से आज भी जीवित है। वहाँ पर उन तीर्थंकरों के नाम से मंदिर बने हुए हैं, और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए अपने धर्म को संरक्षित करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो है उन लोगों ने तर्क दिया है कि हमारा धार्मिक निष्ठा भंग हो जाएगा अगर सरकार इसे पर्यटन के लिए खोल देती है। तो धार्मिक निष्ठा भंग, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति वहाँ पर आके मांसाहारी करता है। हम लोग के धर्म में तो अहिंसा जो है पंचवर्त में विद्यमान है, तो इससे उनका धार्मिक निष्ठा जो है भंग होगा, तो इसीलिए इसको रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही जो मानसिक शांति होती है और धर्म के प्रति आपको पता है कि कितना श्रद्धा रखना पड़ता है, अगाध श्रद्धा, तो वो भी भंग होगा। और ऐसे में जैन पक्ष ने इतना बड़ा इतिहास और धार्मिक निष्ठा, धर्म जो संविधान में भी मूल अधिकार के तहत आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत संरक्षित है, उन आधारों के आधार पर जो है पारसनाथ पहाड़ी पर अपना दावा किया है, जिसे ये लोग समेत शिखर जी के नाम से जानते हैं। अब जब जैन पक्ष को सरकार ने पहले तो पर्यटन के लिए खोला गया था, इसे पर्यटन के विरुद्ध में जैन धर्म ने दावा किया कि इसे नहीं खोला जाना चाहिए और यह जो धार्मिक कारणों से हमारा इस पर अधिकार है। अब जब इस अधिकार को जैन धर्म के लिए कर लिया गया, अब देखिए जब इसके विरुद्ध में जैन धर्म को अधिकार मिला तब संताल पक्ष उभर के आया। संताल पक्षों ने यह कहा कि हम लोग आदिवासी हैं, इसका मतलब है कि आपसे पहले हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे झारखंड में, और हम लोग जो है आदिवासी 5000 से पहले, उस 5000 वर्ष से भी पहले हम लोग प्राचीन काल से ही बैसाख पूर्णिमा में 3 दिवसीय सम्मेलन करते हैं। और यह किस देवता के लिए करते हैं? मारंग बुरु देवता के लिए। उस पहाड़ी को ये लोग देवता की तरह पूजते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनजाति लोग जो होते हैं, जनजातीय लोग, वे लोग प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं, चाहे वो पर्वत हो, नदी हो, पहाड़ हो, जंगल हो। तो उनमें से यह पर्वत भी है, और हमेशा जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन 3 दिवसीय सम्मेलन होता है इनके यहाँ। इन्होंने यह भी कहा है कि यह ना सिर्फ जो हमारे धार्मिक मान्यताओं में विख्यात है, अपितु बिहार हजारीबाग गजट 1957 में भी यह लिखित है, और ब्रिटिश सरकार ने भी इसको मान्यता प्रदान की थी कि इसमें जो है संथाल पक्ष जो है इसका अधिकार उसमें है। अब जब पहले तो इसके
विरुद्ध में यह पक्ष सामने आया। अब इसके विरुद्ध में जब यह आया कि सिर्फ इसका अधिकार नहीं है, संथाल पक्ष का भी इसमें अधिकार है, तो केंद्र सरकार जो राज्य सरकार के पहले पक्ष को खारिज करके इनके अधिकार को मान्यता दी थी। अब इसके समन्वय के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू एक कोऑर्डिनेशन किया गया और इन दोनों को सामूहिक रूप से अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा है, जो अभी तक एक फाइनल वर्डिक्ट तक पहुंचने में आने में हो सकता है कुछ समय लगे। और संथाल पक्ष ने यह भी उल्लेखित किया है कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए 9 तारीख 10 तारीख जो अभी जनवरी आने वाला है उसमें आंदोलन करेंगे, साथ में 17 तारीख को 6 राज्यों में आंदोलन करने वाले हैं, और जनवरी के अंत तक जो है अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसे में हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इन दोनों पक्षों को देखा, डिटेल से थोड़ा देख लिया कि आखिरकार है क्या। अब हम लोगों ने इन दोनों पक्षों को देखते हुए एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये दोनों पक्ष ही धार्मिक पक्ष हैं। इन दोनों ने जो पारसनाथ पर दावा किया है वो धार्मिक कारणों से किया है। अब हम लोगों का एक तीसरा पक्ष आता है जो है सरकार का पक्ष। हम लोग देखते हैं कि सरकार का पक्ष जो है जनरली नेग्लेक्टेड रहा है। अब जब सरकार का पक्ष नेग्लेक्टेड रहा है तो ऐसे में उनके पक्षों को अभी तक जो है सामूहिक रूप से जगह नहीं मिल पाया है। तो अब अगर हम लोग देखें पैटर्न में तो सबसे पहले यह इको टूरिज्म होने वाला था, और इको टूरिज्म होने वाला था तो जैसा कि हम लोगों ने इस महत्व को देखते हुए ये बात तो समझ लिया है कि यह ना सिर्फ राष्ट्रीय रूप में पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी। इसका मतलब है कि ना सिर्फ देश के लोग ही यहाँ पर देखने आएंगे बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ पर देखने आएंगे। तो ऐसे में जब वो लोग आएंगे यहाँ पर देखने तो कहीं ना कहीं उन्हें रुकना होगा। ऐसा नहीं कि आएंगे तुरंत पहाड़ी चढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो रहने के लिए उन्हें आवास चाहिए होगा, तो कई सारे जो है रेंट पर घर लगने लगेंगे, यहाँ चढ़ने लगेंगे, तो उनसे स्थानीय लोगों को फ़ायदा होगा। वो लोग जब आएंगे तो पैदल ही नहीं चलेंगे, कुछ गाड़ियों या परिवहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करेंगे। तो कई लोगों का आय सृजन होगा, जो लोग परिवहन में काम कर रहे हैं उसकी मांग में वृद्धि होगी, तीव्रता आएगी। जब वो आएंगे तो खाना पीना साथ में पूरा लेके नहीं आएंगे। 10 दिनों का ट्रिप है तो ऐसा नहीं है कि वो लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर जब खाना पीना यहाँ पर खाएंगे तो यहाँ पर जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी बढ़ेंगे और स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे गरीबी बेरोजगारी खत्म होगी ही, साथ में हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, यहाँ का खान पान है, रहन सहन है, सभी लोग इससे परिचित होंगे। और हमारा जो स्थानीय जो भी ब्रांड है, जैसे कि हमारा स्थानीय ब्रांड के रूप में वहाँ पर कई तरह के, जैसे कि छिलका रोटी है, खपर पाउडर रोटी है, सरायकेला का लड्डू है, खाजा है, ये सब जो है विश्व में अभी तक पहुँच नहीं पाया। हम लोग अपना ब्रांड का जो है विश्व में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या जो है तरीका है। वहाँ पर नॉन रोटी काफ़ी फेमस है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग लाख प्रयास कर ले, नहीं हो सकता है कि विश्व लेवल पर उसको पहुँचा दे। आज हर लोग चाउमीन खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वह फेमस हो चुका है। फेमस होने का कारण क्या है? कुछ तो रहा होगा। तो हर एक चीज़ का कारण होता है। और हमारे जो झारखंड का है, खान पान, रहन सहन, हर एक चीज़ वहाँ का जो बस ग्रिल है खाते हैं हम लोग, या रगड़ा है, फुटका है, तो वो सारे खान पान फेमस हो सकता है इसके थ्रू। अब खान पान फेमस हो गया तो कई चीज़ों को जीआई टैग मिल सकता है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज ही लग जाएंगे उस चीज़ के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। अब जब देखिए एक और विषय आता है कि जब वहाँ लोग व्यक्ति कोई आएगा घूमने के लिए, मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति आता, तो उनके आचरण, उनके संस्कृति से हम लोग परिचित होंगे। और ऐसे में एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है हमें कि हमारा जो माइंड है वो डेवलप करे, हम काफ़ी बातों के लिए जागरूक हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं, अधिकारों के प्रति भी जागरूक होंगे, और अपना जो माइंड है, डेवलपमेंट है, काफ़ी तीव्रता से होगी। इसे जो है एक्सटर्निटीज़ के नाम से जाना जाता है इकोनॉमी में, तो वह भी प्रॉफिट करेगा। इसके साथ ही पर्यटन में हम लोग यह भी देखते हैं, यानी ना सिर्फ धार्मिक कारणों से पर्यटन स्थल होगा, इकोलॉजिकल कारणों से भी, क्योंकि यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर कई जीव जंतु भी हैं। और इसके साथ ही यहाँ का नेचर का कहने का अर्थ है कि इसकी हाइट जो है 1365 मीटर है, जो झारखंड का सबसे बड़ा चोटी है। इसके कारण यह पर्यटन के लिए एक डेस्टिनेशन स्थल बन जाता है, एक आकर्षक स्थल बन जाता है, और भारत के लोग भी इसे देखना चाहेंगे। तो सबसे ऊंची चोटी होने के कारण देखेंगे, लेकिन इसमें जो नेचर क्या है, आप जब जाएंगे वहाँ पर चढ़ के, तो आप पहली बार जब वहाँ का एहसास प्राप्त करेंगे, आप बादल के ऊपर होंगे, आपके नीचे बादल होगा, आप बादलों को छू सकते हैं, और आप जब नीचे देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ होती हैं, आप देख भी नहीं पाएंगे, आपको चक्कर का वो एहसास होगा। आप जब वहाँ पर भी कई चोटियाँ हैं पारसनाथ में भी, जब उन चोटियों पर आप चढ़ेंगे तो आपको हवा का वेग का एहसास होगा कि ऊंचाई में भी वहाँ पर कितनी तीव्रता से हवा चलती है। और
आपको यह भी एहसास होगा कि अगर आप वहाँ पर किसी सपोर्ट के बिना चौपाटी में खड़े होते हैं तो आपको हवा उड़ा के ले जा सकती है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसके साथ वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उनका भी जो है हम लोग देख पाएंगे। और अभी हम लोग अगला टॉपिक में देखते हैं कि विकास, इसमें जितने भी रोजगार आय के साधन थे यहाँ पर वो डेवलप होगा, हम लोगों ने देख लिया। और इसके साथ अगर हम लोग लाख कोशिश भी कर लें कि गिरिडीह को एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है गरीबी बेरोजगारी बहुत अधिक है। कोई व्यक्ति जो है इतना उनके पास पोटेंशियल नहीं है कि डिमांड आधारित एयरपोर्ट बना दे, नहीं। लेकिन अगर पारसनाथ को अगर एक डिमांड बना दे, लोग उसको देखने के लिए एयरपोर्ट का यूज करेंगे। और ऐसा पोटेंशियल है, झारखंड में अभी तक एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन पारसनाथ में वह पोटेंशियल है कि इससे वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दे। किसी भी स्थान के लिए या डेवलपमेंट के लिए यह आवश्यक होता है कि लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, और एयरपोर्ट जो है लॉजिस्टिक सिस्टम का एक हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि मधुबन में गिरिडीह एयरपोर्ट जो है 2996 फीट लंबा रनवे बन चुका है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता, टूरिज्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसको एक्सटेंड किया जाता। तो ये सारी पोटेंशियल्स लेके हम लोगों ने आया था। और इसके साथ ही अगर आप देखें, जब कोई व्यक्ति भारत आता है तो इन सब चीज़ों को बेहतर एक्सपीरियंस लेके जाएगा, तो हमारा सॉफ्ट पावर भी बढ़ता है। विदेशों में हमारा नाम होता है कि झारखंड का गिरिडीह नाम का एक कोई जगह भी है। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ये कल्चरल डिप्लोमेसी होता है, तो उसका भी प्रॉफिट हमें मिलता है। अब जब हम लोगों ने देख लिया है इन सब चीज़ों को, तो आगे हम लोग और भी देखते हैं कि झारखंड का आखिरकार अभी तक विकास हुआ क्यों नहीं। ये मुद्दा बहुत ही जुड़ा हुआ है गहराई से पर्यटन से, कि आखिरकार सरकार ने पर्यटन को ही क्यों चुना है। अगर हम लोग झारखंड का आंकड़ा देखें, चाहे वो नीति आयोग का हो, चाहे वो IMF, ये सब चीज़ों में जो है राज्यों का कुछ भी इंडेक्स आता है उनको देखें, तो गरीबी, बेरोजगारी, भूख, ये सब में टॉप पर रहता है झारखंड। ऐसा क्यों है? तो झारखंड का जो इंडस्ट्री है मेनली वह रिसोर्सेज पर टिका हुआ है, और रिसोर्सेज पर जो भी जितने भी संसाधन है, चाहे वो कोयला है, चाहे लोहा है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, और झारखंड सरकार को बस रॉयल्टी मिलता है। तो ऐसे में उन संसाधनों के आधार पर हम लोग कुछ तो विकास कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उस पर आश्रित नहीं हो सकते हैं। और हम लोगों ने देखा है, जब आज़ादी के बाद तुरंत बोकारो स्टील प्लांट लगा था हमारे यहाँ, तो उस समय उसको लगाने में कई गाँव को अधिग्रहण करना पड़ा था उनकी भूमियों को, तो उस कारण कई गांव बेघर हो गए थे, और आज तक उनका पता भी नहीं चल पाया कि कहाँ है। सरकार उनका आंकड़ा भी मैनेज नहीं कर पाई। उस समय कई साल लग जाते थे भूमि का जो वास्तविक कीमत है उन्हें देने में, और ऐसे में वो लोग नष्ट हो जाते थे। समय के साथ वो लोग धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब पोटेंशियल के रूप में और देखें तो भारत में कुछ सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा संक्षेप में बात करें। कृषि जनरली जो है एक फसलीय कृषि होता है साल में, वो जनरली धान है, 3-4 महीने का फसल होता है, बाकी समय सब बेरोजगार पड़े रहते हैं। तो कृषि में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। इरिगेशन सिस्टम, जो सिंचाई का सिस्टम है, वह भी कमज़ोर है भारत में। तो अगर दूसरा इंडस्ट्री देखें तो हैवी इंडस्ट्रीज जो होते हैं उसमें ज़्यादा श्रम बल नहीं लगता है, वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव यूनिट्स होते हैं। तो ऐसे में उससे बहुत ज़्यादा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकता, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। और द्वितीयक सेक्टर में ही अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और प्रोसेसिंग सेक्टर्स की बात करें तो वो तो पूरे भारत में ही डेवलप नहीं हो पाए। उसके लिए स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक सिस्टम होना चाहिए जो कि पर्यटन कर सकता है हमारे यहाँ, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की क्षमता है। टर्सरी में तो ये स्वयं ही पर्यटन है जो तृतीय क्षेत्रक है, और अन्य जो हम लोग इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ये सब बातों को अगर देखें तो झारखंड में बहुत बेहतर विकास नहीं हो पाया है। तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग को झारखंड को डेवलप करना है तो ऐसे पोटेंशियल्स को ढूंढना होगा जिनसे तीव्र विकास हो सके। तो पर्यटन आखिरकार चुन क्यों रही है सरकार? देखिए, पर्यटन में ऐसा कोई नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़े बहुत ज़्यादा। सरकार सीमित इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करती है, और आम व्यक्ति को बहुत इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। कोई अगर वहाँ पर ठेला लगा के कुछ समोसे बेच रहा है तो अब उसके पास लोग अधिक आने लगेंगे। पारसनाथ जब दर्शन करने आएंगे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। उसको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, बढ़ाना ही नहीं पड़ा। किसी के पास रूम पड़ा था, पहले खाली था, अब रेंट पर चढ़ने लगा उसका रूम, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पड़ा। धीरे धीरे जब लोग बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, तो अपने छोटे से इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने शुरू करेंगे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता।
और इससे ना सिर्फ झारखंड का इकोनॉमी सुधरता, बल्कि भारत में जो झारखंड का नंबर है, चाहे वो गरीबी में हम लोग देखते हैं जनरली बिहार के बाद दूसरा नंबर पर आ जाता है, तो वो सब भी मैटर सुधरते। और अगर हम लोग कुछ आंकड़ों की बात करें तो जनरली एक साल में झारखंड के बैंकों में झारखंड के लोगों के द्वारा 2,58,930 करोड़ रुपए जमा किया जाता था। ये आंकड़े 2020-21 के हैं, जिसमें से झारखंड के लोगों को बैंक द्वारा कितना ऋण दिया जाता था? 82,560 करोड़। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं गैप कितना है। झारखंड का व्यक्ति बैंक में जमा कर देता है 3 रुपया अगर पैसा, तो झारखंड के व्यक्ति को कितना ऋण मिल रहा है? 1 रुपया। तो 2 रुपया गया कहाँ? तो ये 2 रुपया क्या होता है? किसी अन्य राज्यों में चला जाता है। इसका मतलब है कि विकास की संभावना ही कम हो जाती है, क्योंकि अगर विकास करना है कहीं पर, किसी को भी विकास करना है, तो निवेश करने की आवश्यकता होती है। निवेश होती है पूंजी से। हम लोग पूंजी अपना बैंक में रखते हैं, 3 रुपया रखते हैं, और निवेश फिर झारखंड में 1 रुपया होता है, 2 रुपया बाहर चला जा रहा है। तो यह बहुत ही एक सीरियस इशू है और इस इशू को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है। लेकिन संजोग की बात है कि बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि झारखंड का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, निवेश ही नहीं हो पा रहा है सही से। आपको यह भी पता होगा कि एक समिट किया गया था कुछ साल पहले, तो मोमेंटम झारखंड नाम से, उसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर आया नहीं है। तो हम लोग को वैसे क्षेत्रों को चिन्हित करना होगा जो बहुत ही बेहतर होंगे, और ये सब क्षेत्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल्स वाले हैं और कर सकते हैं। आपको यह भी पता होगा कि केंद्र सरकार जो है पर्यटन बढ़ाने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव कर रहे हैं, चाहे वो प्रसाद योजना हो, चाहे वो राज्यों में जो है शहरों को धरोहर स्थल के रूप में डेवलप करने के लिए हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कई भवनों को संरक्षित करने का प्रयास हो। तो वो सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पर्यटन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों ने तीनों पक्षों को देखा, सरकार का पक्ष, जैन पक्ष और संथाल पक्ष। अब हम लोग थोड़ा धार्मिक पक्ष को खंडन करेंगे कि क्या धार्मिक आधार पर किसी स्थल को अन्य लोगों के लिए रोका जा सकता। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोई अन्य धर्म का ही बात करते हैं, मान लिया जाए सिख धर्म है, अमृतसर में गुरुद्वारा बना हुआ है, सभी लोगों के लिए खुला है, पर्यटन के लिए खुला है, वहाँ पर काफ़ी वो ग्रो कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ इसको छोड़ दें, अब अन्य धर्मों की और बात करते हैं, और अगर जैन धर्म की कंपेयर सिर्फ और जैन धर्म से ही करते हैं, तो जैन धर्म में आपको गोमतेश्वर मूर्ति के बारे में पता होगा, कर्नाटक में हुआ है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति जो ग्रेनाइट से बनी हुई है, और इसे रोज़ सुबह दूध से भी अभिषेक किया जाता है। अब यह जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र है, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। यह बाहुबली से मूवी से अलग है, उसे उससे कंपेयर नहीं करना है। तो वह जो है पर्यटन के लिए खुला हुआ है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो राजस्थान में है, वह पर्यटन के लिए खुला हुआ है, पूरी तरीके से संगमरमर से बना हुआ है और काफ़ी प्रसिद्ध है वह भी। अगर हम लोग उसी तरह और देखें तो खजुराहो का मंदिर में भी पारसनाथ मंदिर बना हुआ है, वह भी पर्यटन के लिए खुला हुआ है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर मथुरा कला शैली मूर्ति निर्माण में देखें तो कंकाली टीला में पारसनाथ की मूर्तियाँ पाए गए हैं, उसको भी जो है पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। भारत में सबसे बड़े विहार और जो चैत्य हैं, जैसे कार्ले का चैत्य है और नासिक भज, ये सब में जो विहार और चैत्य हैं वह भी जैन धर्म से संबंधित है। उनमें जो है कुछ चैत्य जो होते हैं जैन धर्म के पूजा स्थल होते हैं, और विहार जो होते हैं जैन धर्म के लोगों को रहने के लिए एक स्थल प्रदान करता है, खासतौर से भिक्षुओं के लिए। तो वो सारे के सारे खुले हुए हैं। इसका मतलब है कि अन्य जितने भी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, जितने भी अन्य बड़े बड़े स्थल देख रहे हैं हम लोग, धार्मिक स्थल जैन धर्म का, वो खुले हुए हैं। तो आखिरकार इसी पारसनाथ को ही क्यों रोका जा रहा है, और यह करके कि धार्मिक निष्ठा भंग होगी। संथाल धर्म भी, जो संथाली लोग भी हैं, उन्हें धार्मिक आधारों पर ही पारसनाथ पर दावा किया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या यह तार्किक होता है कि अन्य जो भवन हैं या धार्मिक स्थल हैं जैन धर्म के ही, उन्हें खोला गया है और इसे अन्य लोगों के लिए ना खोला जाए? या मानवता के लिए भी क्या ठीक है? जैन धर्म इसीलिए शुरू में खड़ा हुआ था कि अन्य लोगों तक वह पहुंच सके, अपने विचारों को बता सके और लोगों के जीवन को सुधार सके। तो जो शुरुआत हुआ था, चाहे वो पंचवर्त से हुआ था, चाहे वो स्यादवाद से हुआ था, और कई ऐसे बातों को उन्होंने बताया जो जीवन को सुधार सके। तो उन बातों को क्या केवल एक धर्म विशेष के व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए? आज अगर हम लोग देखें तो स्वयं
महावीर जैन ने अपने बातों को प्रचार प्रसार करने के लिए, चाहे वो साहित्य लिखे गए हों, चाहे वो हमारे स्मारक बने हों, चाहे वो चित्रकला के रूप में हम लोग कई चित्रकला देखते हैं, तो वो सारे इसलिए किए गए क्योंकि उससे प्रचार प्रसार हो, लोग उससे जुड़े, उन विचारों को जाने, अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारे। तो यह एक अपॉर्चुनिटी देता है पारसनाथ को कि जैन धर्म का विस्तार हो, लोग उससे परिचित हो। अभी कितने लोगों को यह भी नहीं पता था कि पारसनाथ में 20 तीर्थंकरों का जो है यहाँ पर इन्होंने मोक्ष प्राप्ति की है। तो ये सब बातें आज तक दबी क्यों रह गई हैं, और आज भी जब कुछ समय के लिए ज्वाला बन के या चिंगारी बन के उठी थी, उसे फिर से बुझा दिया गया। अब इसी के समानांतर अगर देखें, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को समानांतर माना जाता है, लगभग 3000-4000 वर्ष पूर्व एक साथ खड़े हुए थे। आप अगर बोध गया गए हो बिहार, तो धार्मिक स्थल के रूप में बौद्ध धर्म के लिए, सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए नहीं खोला गया था, सबके लिए खोला गया, और वैश्विक पर्यटन बहुत अधिक है वहाँ का पोटेंशियल ग्रोथ कर रहा है लगातार, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे बोध गया हो, चाहे वो राजगीर का पहाड़ी हो, सारे हर एक स्थल आप देखेंगे कि वहाँ डेवलप कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल होने के बावजूद, ज़्यादा बिहार और झारखंड ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है दोनों स्थल, इसके बावजूद इसे आज तक दुनिया की नज़रों से छुपाया गया है। और अगर आप देखें कि पारसनाथ में हम लोग कई चीज़ों को देखें, धार्मिक स्थल है, पर्यटन के रूप में इको टूरिज्म है, इकोलॉजी वहाँ पर बहुत बेहतर है, इन्वायरमेंट की बात हम लोगों ने की, वहाँ पर मधुबन में जो मेला लगता है, और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, आर्टिफैक्ट्स जो हैं, वहाँ पर देखने लायक है। तो इन सब पक्षों को हमने विस्तार से देख लिया, और अब हम लोग इस पर कुछ प्रश्न जो है आपके दिमाग में छोड़ना चाहेंगे कि क्या पारसनाथ किसी धर्म विशेष की संपत्ति है, या किसी धर्म विशेष को कह देना चाहिए कि ये आपका संपत्ति है, या फिर कुछ और हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, क्या स्थानीय लोग इस मुद्दे से परिचित हैं? हम लोगों ने जनरली देखा है कि स्थानीय लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोग जो पारसनाथ के चारों ओर हैं, चाहे वो मधुबन का क्षेत्र हो, निमिया घाट का क्षेत्र हो, तोपचाची का क्षेत्र हो, इसरी बाजार का क्षेत्र हो, अधिकांश सामान्य लोगों को ये पता नहीं है। तो क्या इन्हीं दो पक्षों के आधार पर यह निर्णय ले लिया जाना चाहिए कि इसे बैन कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए? क्योंकि डेमोक्रेसी में होना यह चाहिए कि सभी पक्षों को पर्याप्त रूप से तर्क वितर्क होने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। क्या यह जल्दबाजी ठीक है कि किसी चीज़ को जो आपको यह पता है कि लगभग यह 2500 या 3000 सालों से यह दफन है, जब यह प्रश्न उठा है तो उसे शांत क्यों किया जा रहा है? और लास्ट में हम लोगों ने जब तीन पक्षों को देखा, तो आखिरी यही मुद्दा बचता है कि आप किसके साथ हैं, या आप किसी दो के साथ हैं, या सबके साथ है, या सबको मिला के डेवलप किया जाना चाहिए। आप अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें।